अच्छा बच्चों, हम आतिफ अफजल के पॉइंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और सीवीएस के पॉइंट्स करने लगे हैं अभी हम लोग। तो सीवीएस में कुछ प्रेशर्स पूछता है, ज्यादातर वो आपको ये 25 के साथ और 80 के साथ पूछता है। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है। अब देखो, सिस्टोल इज कॉन्ट्रेक्शन फेज और डायस्टोल इज जब फिलिंग फेज होता है, दैट इज रिलैक्सेशन फेज। तो आपके पास राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अच्छा जी, राइट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोलिक और सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक बीपी लिखते हो ना, तो राइट वेंट्रिकल में 25/0 to 8, मतलब 8 कर लोगे। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास प्रेशर एट विच, अब दो चीजें हैं, ऐसा प्रेशर जिसमें राइट वेंट्रिकल में जो पल्मोनरी वॉल्व और लेफ्ट में आपके पास एयोर्टिक वॉल्व ओपन होगा। तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन एट 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और एयोर्टिक वॉल्व 80। वो जब हम कह रहे होते हैं कि, एक सेकंड ठहरो, ओके, और जिसमें पल्मोनरी प्रेशर वॉल्व ओपन होगा दैट इज 8 और एयोर्टिक इज 80। अब मुझे बताओ, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो कौन सी हार्ट साउंड आती है सेमिल्यूनर वॉल्स के क्लोजर से, और कौन से फेज में आती है? फर्स्ट हार्ट साउंड इज बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है, और आपके पास होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और सेकंड इज दैट आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व। अच्छा, माय मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर, तो इसका एक सीक्वेंस है दैट इज रिड्यूस्ड इजेक्शन इज ग्रेटर देन रैपिड इजेक्शन। अगर रिड्यूस इजेक्शन नहीं है फिर रैपिड। मिनिमम एओर्टिक प्रेशर इज एट आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो वेंट्रिकल का मैक्सिमम प्रेशर कब होगा बल्कि नीचे लिखा हुआ है दैट इज रैपिड इजेक्शन। अब ये आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है, ठीक है, ये आपके पास फिल हुआ हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई तो उसने फौरन रैपिडली इजेक्ट करना है, ठीक है, तो रैपिडली इजेक्शन में आपके पास वेंट्रिकल्स का प्रेशर मैक्सिमम होगा। फिर मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर इज रैपिड फिलिंग। सबसे पहले आपके पास फेज होती है, मतलब वैसे तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब सिस्टोल और डायस्टोल से स्टार्ट करते हो, लेकिन है आपके पास आएगी आयोटिक जो सॉरी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आती है, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आती है, फिर रैपिड इजेक्शन, फिर स्लो इजेक्शन, फिर इधर कौन सी फेज आती है आपके पास? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से पहले कौन सी फेज आती है बच्चों इनके दरमियान? ठीक है, डायस्टेसिस आती है, फिर आपके पास इसी तरह आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, स्लो फिर आपके पास, वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग फेज। ओके, डायस्टेसिस, अच्छा, स्लो इजेक्शन और रैपिड फिलिंग, फिर आपके पास स्लो फिलिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अच्छा खैर, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ए वेव जेवीपी और पी वेव आपके पास ईसीजी में, ठीक है। इधर एवी वॉल्व क्लोज होंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा इधर कॉन्ट्रैक्शन पे। फिर रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन अभी हमने किया कि इसमें एट्रिया का प्रेशर जो है एयोटिक का, ठीक है, वो आपके पास ज्यादा हो रहा होता है। फिर इसके बाद आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक, दूसरा हमने किया था रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज में किसका आपके पास है? मिनिमम प्रेशर है वेंट्रिकल्स का और मैक्सिमम है रैपिड इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन में वेंट्रिकल्स का मैक्सिमम प्रेशर है और मिनिमम इज एट आपके पास रैपिड फिलिंग। इन दोनों चीजों को याद रखना है, रैपिड इजेक्शन और रैपिड फिलिंग, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर आपके पास है स्लो इजेक्शन। स्लो इजेक्शन में अभी बता दिया कि वो एयोटिक के साथ आएगा। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन S2 हार्ट साउंड आएगा। और आपके पास जो एंड एंड वाला स्लो इजेक्शन, इसका भी एक एमसीक्यू आता है आपकी रफी के पेपर में, एंड वाली लाइन पे लिखा हुआ है, इसका किसी के साथ एसोसिएशन में बताती हूँ, नीचे मैंने लगाया मैं उसमें बताती हूँ। अच्छा, मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल्ड एट एट्रियल सिस्टोल, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग, देखो दोनों चीजें अलग हैं, फिल्ड एट एट्रियल सिस्टोल और फिलिंग एज रैपिड फिलिंग। ज्यादातर वो फील्ड के साथ एमसीक्यू देते हैं, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। मैक्सिमम पल्स प्रेशर अगर पूछेगा कहाँ पे होता है, डॉर्सालिस पीडियस, देन फेमरल, देन पॉप्लिटियल एंड देन आयोटा। एमसीक्यू आता नहीं है खैर, अलबत्ता डॉर्सालिस पीडियस कहाँ है? बिटवीन टू फर्स्ट वेब स्पेस। फेमरल का आता है आपके पास वेन के साथ आता है उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, ठीक है। पॉप्लिटियल के साथ आपका आता है डीवीटी का, ठीक है। एयोर्टा वैसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट
और इलास्टिक इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट होता है। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर कहाँ पे, रीनल आर्टरी, ये पूछता है वो आपको, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ पे है, जब ऑक्सीजन पूछेगा तो पल्मोनरी कैपिलरीज, जहाँ पे डिफ्यूजन होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का ज्यादा होता है। लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन या कंटेंट कहेगा तो फिर आपका किसके साथ है, बच्चों के अंदर अम्बिलिकल वेन के साथ, दैट इज 80%। और प्रेशर पूछेगा तो 30 to 35% के साथ देता है। तो ये आपके पास सारा कार्डियक साइकिल है, डॉक्टर ठीक है। नम्रा, इसमें एक वो सुपीरियर अवेना कैवा का भी ऑप्शन आता है ना, ऑक्सीजन का कोई एमसीक्यू आता है, वो अगर याद है तो वो भी बता दें। डॉक्टर मेमूने, डॉक्टर मेमूना नहीं, मुझे बल्कि ये आ गया, लो ऑक्सीजन है, सुपीरियर वेना क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। लो ऑक्सीजन जो था, हाँ, और हाईएस्ट इज इन आपका अम्बिलिकल वेन, जो मैंने बताया। अच्छा, इधर हम थोड़ा सा इसके हार्ट के बॉर्डर सरफेसेस वगैरह देख लेते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि आपके पास ये देखो 1 और 2 है ना, ठीक है, ये 2 है, तो ये बाय वाला है। बाय वाला कौन सा होता है बच्चों आपके पास, एविवॉल्व, माइट्रल। ट्राई कर, हाँ मैंने यूं लिखा हुआ है टीपीआर, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आर से आपके पास ये ट्राइकस्प और पल्मोनरी। तो ट्राई वाला आपके पास राइट में, और लेफ्ट में आपके पास क्या है, LMA, माइट्रल और एओर्टिक, ठीक है, मुझे भूल जाते थे भाई। अच्छा, तो ट्राई है और बाई, बाई इज माइट्रल। अब ये दो जिसके साथ है ना, ये कॉर्डा टेंडिनाई, ये वाला आपके पास बाइकस्प है। इधर कुछ एमसीक्यूज आते हैं, वो कहते हैं कि प्रोलैप्स हो रहा है, तो किसका डिफेक्ट है, वो कॉर्डा टेंडिनाई की वजह से प्रोलैप्स हो रहा है ये वाला, क्योंकि इसने आपके पेपलरी मसल्स और इसके लीफलेट को ज्वाइन करना होता है। फिर इसके बाद आपको पूछता है कि आपके पास जो एओर्टिक वॉल्व्स हैं और पल्मोनरी वॉल्व्स हैं, ठीक है, उधर आपके पास क्या होता है, ये जो ये वाला वॉल्व, ये इनफंडिबुलर पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट होता है आपके पास, वो जो 4 फीचर्स वाला है, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। अच्छा, इसमें आपके पास वो कहते हैं कि 3 ऐसे पड़े होते हैं वॉल्व के अंदर, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है सेप्टल। तो जो आपके पास डिफेक्ट होता है ना, दैट इज सेप्टल वाला, मूवमेंट में जो डिफेक्ट होता है सेप्टल वाले की, ठीक है। अच्छा, ये एक सेप्टल का एमसीक्यू आता है। बाकी इधर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो। पी वेव इज एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। द टाइम फ्रॉम, वो जो कहते हैं कि एस टी, ये वाला एस टी, ये एम आई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। अगर यहाँ से क्यूआरएस एस टी सेगमेंट की बात करेगा तो दैट इज आपके पास कंप्लीट वेंट्रिकुलर depolarization, QRS is depolarization, ST is complete ventricular depolarization। जबकि सिस्टोल की बात करेगा दैट इज आपके पास मतलब जो कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन सिस्टोल और डायस्टोल, तो ये आपके पास होगा दैट इज QT, ये Q और ये T, ठीक है, QT और का ट्रट, उसमें भी अगर QT RT इकट्ठा है तो RT को प्रेफर करना है, ठीक है। और आपके पास एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं नजर आ रहा होता क्योंकि QRS उसको मास्क कर देता है, एक्सेप्ट ऑफ 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें आपके पास रिपोलराइजेशन भी आ रही होती है। अच्छा, अब ए वेव की बात कर लो, JVP की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ए वेव आपके पास एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, सी वेव किसके साथ कल हमने पढ़े, MCQ आया हुआ था, वेंट्रिकुलर राइट कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। और वी वेव वीनस फिलिंग और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है। S1 S2 S3 आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके फीचर कैसे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंशिएट कैसे करते हो, लो पिच हाई फ्रीक्वेंसी किस तरह से, बच्चों बताओ। S1 आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के साथ है, माइट्रल ट्राइकस क्लोजर के साथ है। S1 इज लॉन्गर देन S2, ये एमसीक्यूज आते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वाइल लो फ्रीक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी, अब आपको दो चीजें भूल जाती हैं कि आपके पास S1 इज लॉन्गर देन S2, ये किस तरह करोगे कि आपके पास पहले S1 सीरीज लॉन्च हुई फिर S2 सीरीज लॉन्च हुई, इसलिए S1 इज लॉन्गर देन S2। अब पिच की बात करो, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपके पास अच्छी अच्छी आ जाती है, तो इसलिए S1 की फ्रीक्वेंसी और इसकी FI, ठीक है, इज लो। फाइल फाइल कर लो, FILE, ठीक है, S1 फाइल में आपके पास के FI से आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दैट इज लो, एंड आपके पास L इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। चलो, S2 फिर इसका ऑपोजिट हो गया। इसके बाद है S2 में आपके पास एक स्प्लिटिंग साउंड आती है क्योंकि आयोटिक वॉल्व पल्मोनरी से ज्यादा जल्दी क्लोज हो जाता है, एक्चुअली पल्मोनरी लेट क्लोज होता है, ठीक है। फिर एक डायक्रोटिक नॉच भी होती है एओर्टिक के क्लोजर के साथ, वो इधर किधर होगी, डायक्रोटिक नॉच, ये जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है ना, इधर किधर लिखा होगा,
खैर इधर किधर लिखा होगा भाई, वो भी एयोर्टिक की क्लोजर की ये, ठीक है। इन द एयोर्टिक प्रेशर ट्रेसिंग अकर्स आफ्टर क्लोजर ऑफ एयोर्टिक वॉल्व इज कॉल्ड, जो ब्लिप्स ये दैट इज डायक्रोटिक नॉच और इंसिसरा। ये भी पूछता है ये किस में आता है, तो ये आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में आता है। अच्छा, फिर आपके पास थर्ड हार्ट साउंड है, दैट इज आपके पास माइट्रल रिगर्गिटेशन हार्ट फेलियर है, नॉर्मल इन चिल्ड्रन बट इन एडल्ट्स इज एसोसिएटेड विद डिजीज। S4 में आपके पास एट्रियल क्लिक आता है, लेट डायस्टोल के अंदर आता है। इसके बाद आपके पास एट्रियल गैलप भी कहते हैं उसको, एसोसिएटेड विद हुक्म। अगले दिन हमने ये किया था। अच्छा चले, इसके बाद जो करना है, इसके बाद जो हमने करना है वो है ये वाला जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ। रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग के साथ आता है लॉन्गेस्ट फेज। इसके साथ आपको कहता है डिपेंड्स ऑन हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट कॉजेज डिक्रीज टाइम अवेलेबल फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग, डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जो रिड्यूस वेंट्रिकल, इसके साथ डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का एमसीक्यू आता है, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चले बच्चों आगे, ये आप लोगों को पता है कि दो तरह के होते हैं, एक पेस मेकर है, एक बाकी कार्डिक वेंट्रिकल्स ये वो सब कुछ है। पेस मेकर में आपके पास ये वाली एक्शन पोटेंशियल और इसमें ये प्लेट्यू वाली आएगी। इधर कौन सा इन्फ्लक्स होगा जीरो पे? वो आपको ये नहीं बताता कि किस तरह, वो जीरो ही बताएगा। जी बच्चों बताओ। फनी सोडियम करंट, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा आपके पास, एक्शन पोटेंशियल इसकी वजह से जनरेट हुआ। फिर आपके पास पोटेशियम के साथ ये सोडियम इनफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास कार्डियक मसल्स के अंदर आएगा। इधर किसकी एंट्री है, कैल्शियम की या सोडियम की? सोडियम की। सोडियम। आगे आगे मैम ये प्लेटियो में कैल्शियम आएगा। कैल्शियम, फिर उसके बाद फिर आगे रीपोलराइजेशन जो आएगा उसमें पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। वो इधर तो है डॉक्टर साहब, लेकिन ये प्लेट्यू में बेसिकली कैल्शियम इज इक्वल टू पोटेशियम, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू दिस प्लेट्यू फेज, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है ये वाला, ठीक है। और फिर पोटेशियम इफ्लक्स है। चलो ओके, अब आगे कार्डियक आउटपुट अनचेंज्ड इन स्लीप, ठीक है। स्लीप में और क्या अनचेंज रहता है, दैट इज 3 हार्मोन्स का पूछता है। मुझे बताओ कॉर्टिसोल कब ज्यादा होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन कब होगा, और एक और था मुझे भूल गया, मेलाटोनिन। हाँ जी बच्चों। कॉर्टिसोल अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन स्लीप में इंक्रीज होता है, नॉन ठीक रेम है स्लीप में। ठीक है। मेलाटोनिन, ये भी स्लीप के साथ है। ये स्लीप के साथ आएगा ना, डार्क में इंक्रीज होता है। प्रोलैक्टिन किसके साथ है फिर? अच्छा मुझे बताओ कि प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कौन करता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। सीक्वेंस ये है या वो सीक्वेंस कुछ और है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन इज ग्रेटर देन एस्ट्रोजन इज ग्रेटर देन प्रोजेस्टेरॉन। ओके चले, ये हो गया। आगे चले बच्चों, पेसमेकर एक्टिविटी ऐसे नोड इज ड्यू टू सोडियम कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ऑफ पेसमेकर ऐसे इज कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। पेसमेकर एक्टिविटी, अच्छा। एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल्स इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स। बैक ट्राइड, ठीक है। बैक ट्राइड में क्या आपके पास एक ट्राइड है, दैट इज मफल्ड हार्ट साउंड, हाइपोटेंशन, रेज जेवीपी, ये मफल्ड साउंड के साथ आता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रसलिंग साउंड, कल हमने किया पेरिकार्डाइटिस। एक और रसलिंग साउंड के साथ कल आया हुआ था, मिड डायस्टोलिक रंबलिंग वाला था, और साथ में दैट वाज माइट्रल स्टेनोसिस विद इनसफिशिएंसी। इनसफिशियंसी, ठीक है। अच्छा जी, पेन अनरिलेटेड टू रेस्पिरेशन इज मायोकार्डाइटिस, कॉक्साकी वायरस और साथ में डिप्थेरिया, ठीक है। ऐसे नोड लोकेटेड इन अपर 1/3 ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, ऐसे नोड लोकेटेड इन सब एपिकार्डियम, एवी इन एंडोकार्डियम, कंडक्टर सिस्टम इन सब एंडोकार्डियम। ये तीनों एमसीक्यूज पूछता है वो। एक और चीज वो कहते हैं, मुझे जल्दी से बता दो, मैं हार्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रही। लेफ्ट एट्रियम के फीचर्स, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के और राइट एट्रियम के जी। लेफ्ट एट्रियम एक तो ये बेस ऑफ हार्ट के साथ है, ऑर्टनर सिंड्रोम के साथ है, और लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी वेसल्स के दरमियान आपके पास ऑब्लिक फिशर पड़ा होता है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन कहता है कि एपेक्स में आपने हाथ पीछे से डाला तो ये कौन सा फिशर है, दैट इज ऑब्लिक फिशर। अच्छा, और माइक्सोमा के साथ है, ठीक है। दैट इज आपके पास मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है हार्ट का, मिक्सोमा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल का बताएं।
लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास एपेक्स के साथ आता है, लेफ्ट और इन दोनों की आर्टेरियल स्प्लाइस लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और पोस्टीरियर पार्ट उसका, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास आप याद रखो MRA, MR और A, ठीक है। आर से आपके पास है रेब्डोमायोसार्कोमा, सिस्टेमिक एम्बोलस भी यहीं से आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास 1:3 वॉल थिकनेस होती है और इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और क्या होता है, वही आपके वॉल्स, एबी वॉल में इधर माइट्रल वॉल्व है। और कुछ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में? नहीं। अच्छा, राइट वेंट्रिकल का कहते हैं पल्मोनरी जो है ना, ट्रंक या सर्कुलेशन, वो इससे एसोसिएटेड है। इधर आपके पास एंजियोसार्कोमा है, इधर आपके पास मॉडरेटर बैंड पड़ा होता है, ठीक है। इधर आपके पास ये सेप्टोमार्जिनल बैंड, ठीक है, दोनों चीजें के साथ आता है। इधर आपके पास 3 पेपिलरी मसल्स और कॉर्डा टेंडनाई, इधर 2 पेपिलरी मसल्स और कॉर्डा टेंडनाई, ठीक है। और हाँ, बस। और राइट एट्रियम इधर इंफीरियर और सुपीरियर वेना क्या हुआ, ठीक है। इधर अपर पार्ट में सल्कस टर्मिनालिस। अब आपके पास ऐसे नोड लिखा हुआ है, उधर आपको सल्कस टर्मिनालिस भी देता है और साथ में सब एपिकार्डियम भी देता है। क्या चूज करोगे? फिर आप चूज करोगे सब एपिकार्डियम। हाँ, अगर 1/3 लिखा हुआ है सल्कस टर्मिनालिस, फिर आप ऐसे नोट को चूज करोगे। अगर ये सल्कस टर्मिनालिस और फिर सब एपिकार्डियम के साथ जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे फोसा ओवैलस भी है, इसके पीछे आपके पास कोरोनरी साइनस वाला भी है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास वेसल्स ड्रेन करती हैं। इधर डायरेक्टली ड्रेन करती है एंटीरियर कार्डियक वेन। और इधर पेक्टिनेट मसल्स भी होते हैं, पेक्टिनेट मसल, ठीक है। और ये आता है इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन राइट एट्रियम। सही कह रही हूँ मैं? जब आपके वो पल्मोनरी एम्बोलिस के साथ आता है। ये सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर? इंफीरियर है शायद। इसको करेक्ट कर लेना, मुझे इसका कंफर्म नहीं है पल्मोनरी एम्बोलिस के लिए। अच्छा चलो, तो इसके बाद है हार्ट रेट। अब वो हार्ट रेट देता है आपको 20 से 40 के दरमियान और कहते हैं पेसमेकर कहाँ पड़ा है? पर किंजे पे, ठीक है। फिर एवी आपके पास 40 to 60 और एस ए 60 to 80। तो ये आपके पास एस ए नोड है, एस ए से एवी नोड पे जाएगा, फिर बंडल ऑफ हेस आएगा, फिर वो राइट बंडल और लेफ्ट में जाएगा राइट। फिर ये मॉडरेट, ये जो आपके पास है ना मॉडरेटर और ये सारी इस जगह से होते हुए इधर पिरकिंजे बंडल ऑफ हिस, ठीक है, ये आपके पास सारा बनेगा। अब जो राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है, ये वाली, इट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, रेस्ट ऑल इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। ऐसे नोट स्लो प्री पोटेंशियल होता है, इसका वर्क है सिंसिटियम में एज इट इज एबल टू जनरेट इम्पल्सेस एट फास्टर रेट, ठीक है। इसके इसलिए इसको पेस मेकर, ठीक है, कहते हो। और परकिंजे फाइबर में वाइड डायमीटर, मैंने इसका निमोनिक दिया था DGSMS, ठीक है। तो DGSMS ये दोनों लास्ट वाले एंड पे कम और ये ज्यादा। वाइड डायमीटर, लार्ज नंबर ऑफ गैप जंक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम, लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स और शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अक्सर वो जो देता है वो आपको देता है गैप जंक्शंस का। स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी ज्यादा है? पिरकिंजे, बंडल ऑफ हिस, एट्रिया, ठीक है, फिर वेंट्रिकल्स, फिर एसे नोड, फिर एवी नोड। अब ये अक्सर लोगों को मतलब भूल जाता है। अब इसको ऐसे करना है आप लोगों ने कि PBA, प्यारी लड़की ने मतलब बेसिकली बेस लगाया है, ठीक है, दैट इज वेरी सेव। अब जितना भी याद रहे, तो P से परकिंजे है, बेस से B से बंडल ऑफ हिस, A से एट्रिया एंड वेरी इज वेंट्रिकल, सेव इज एस ए नोड और AV नोड, ठीक है। चले, फर्स्ट हार्ट साउंड में आपके पास, अच्छा, स्पीड ऑफ रेट में ऐसे नोड इज ग्रेटर देन AV इज ग्रेटर देन परकिंजे, ये जो आपको ये बोला हुआ है। फर्स्ट हार्ट साउंड ऑस्टोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस वॉल्व। सेकंड हार्ट साउंड ऑस्टोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, V वेव के साथ, क्लोजर ऑफ एओर्टिक पल्मोनरी वॉल्व। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, नॉर्मल इन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, एथलीट्स, तो प्रेगनेंसी के साथ अक्सर वो पूछते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोल और होकम वगैरह के साथ, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, ठीक है। इंफीरियर वॉल MIA अब 2-3 AVF है, दैट इज राइट करोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर इंफीरियर वॉल MI। अच्छा बच्चों, इंफीरियर वॉल MI राइट करोनरी आर्टरी किस किस को सप्लाई कर रही है? ये मार्जिनल ब्रांच देती है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और फिर पोस्टीरियरली बेस पे जाकर ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर में अपनी देगी राइट, एक सेकेंड, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ क्या होता है? MP, मिडल कार्डियक वेन, ठीक है। और ये जो मार्जिनल है इसके साथ कौन सी होती है? स्मॉल टाउन वाली, स्मॉल स्मॉल कार्डियक वेन। कार्डियक वेन, ठीक है।
अब आगे आ जाओ एंटीरियर वॉल एम आई। तो ये आपके पास चेस्ट वॉल है, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ये मिड एक्सिलरी आ गया, मिड क्लेविकुलर आ गया। एपेक्स बीट कहाँ पे होती है? एपेक्स बीट कहाँ पे होती है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, क्या 9 बताया? फिफ्थ सेंटीमीटर इंटरकॉस्टल फ्रॉम द मिड लाइन। जी 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ये जो आपके पास बॉर्डर है दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन पे। सेकंड इंटरकॉस्टल, थर्ड इंटरकॉस्टल और जो आपके पास है फोर्थ और जो है फिफ्थ, इधर कौन कौन से वॉल्स हैं जी? APTM, ठीक है, APTM, ठीक है। तो ए से आपके पास अबू, PTM इज पेरेंट टीचर मीटिंग, ए से एयोटिक, पी से पल्मोनरी, टी से ट्राइकस, एम से माइट्रल। उधर सब चीजें भूल जाती हैं, इसलिए बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे जो आर्टरी जा रही होती है दैट इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये थर्ड वाला जो स्पेस है फोर्थ वाला, सॉरी ये सेकंड है और ये थर्ड वाली स्पेस को अर्ब्स पॉइंट कहते हो, अर्ब्स पॉइंट। मुझे बताओ एयोटिक स्टीनोसिस का कहाँ रेडिएट करता है मरमर? कैरोटिड। कैरोटिड मतलब नेक, ठीक है। और जो एक्जिला में जाता है वो किसका जाता है? माइट्रल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन का। कंफर्म है डॉक्टर साहब? मुझे कंफर्म नहीं है, इसका तो मुझे कंफर्म था। जी मैम। माइट्रल किसका बोले? स्टेनोसिस एंड MR। ओके, ठीक है। और कोई मरमर है जो रेडिएट करता है? मेन यही है, मुझे पेपर में ये आया हुआ था, ये नेक वाला जरूर पूछता है, ठीक है। अच्छा एंटीरियर वॉल एमआई, अब बेसिकली यही मैंने जो पिक्चर बनाई थी, आप लीड्स लगाते हो, ठीक है। जो अब स्पाइन का आपने बताया ना एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का यहाँ पे आता है। अच्छा ये थर्ड इंटरकॉस्टल पे अर्व्स पे आता है कौन सा? एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। और अब पल्मोनरी रिगर्जिटेशन और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन यहीं पे आएंगे और उस पॉइंट पे। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर समा। चलिए ये सब हो गया आपके। और लीड्स, हाँ ये जो आपके पास 1 2 3 4 ये वाली लीड्स हैं, ये एंटीरियर और ये सेप्टल, ठीक है, एंट्रोसेप्टल। ये आपके पास एंट्रोसेप्टल है और ये एंटीरियर वॉल एमआई के साथ आता है, जो कि एंटीरियर वॉल बेसिकली ये अब आपके पास लेट्स सपोज ये वेंट्रिकल पड़ा हुआ है एपेक्स वाला, ठीक है, ये तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, इसके साथ एंटीरियर के साथ ये आएगी। और जो ये सर्कमफ्लेक्स जा रही है घूमकर, और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दैट इज 2/3 ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, इसके साथ जा रही होती है ग्रेट कार्डियक वेन। अच्छा ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, इसके साथ जा रही होती है राइट एंटीरियर कार्डियक वेन दैट ड्रेन इनटू डायरेक्टली इनटू राइट एट्रियम। अच्छा खैर तो ये जो है ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, तो ये जो आपके पास V5 और 6 है, और साथ में कौन सी है? AVL और लीड 1, इसको करती है आपका लेटरल वॉल एमआई को, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए एमआईज। अच्छा बेस इनिशियल, अब जब एक पेशेंट आया आपके पास, वो कहता है कि आपको एमआई है, ठीक है, उसने देखा है आपने उसको नाइट्रोग्लाइसिन और सब कुछ किया, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो कार्डियक मार्कर्स करोगे उसके। अच्छा बेस इनिशियल इज ECG, ठीक है, ST सेगमेंट की डिस्प्लेसमेंट मिलती है, ये MCQ आता है। 1 to 2 आवर्स में मायोग्लोबिन है, विद इन 4 आवर्स CKM भी है, अगर ये नहीं है तो फिर ड्रॉप आएगी, तो 4 after 4 आवर ड्रॉप टी ड्रॉप आए। मोस्ट स्पेसिफिक, IM स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास LDH भी आता है बाज दफा, वो पूछता है, ठीक है, जब आपके पास ओल्ड एज के साथ एक पेशेंट आया उसके अंदर MI है तो फाइंडिंग क्या होगी? वो जो है ना वाइट QRS कॉम्प्लेक्स होगा। वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। जबकि अच्छा ओल्ड MI का पेशेंट जो होता है ना, मतलब ECG पे नॉर्मली क्यू जो होता है ना QRS कॉम्प्लेक्स में क्यू वे नहीं होता, और जी ओल्ड MI का जो पेशेंट होता है उसमें फिर क्यू वेव्स भी आ जाती है। उससे पता लगता है कि भाई इसको पहले कभी MI हुआ था। ओके ओके। और ये फिर इन्वर्टेड टी वेव्स भी आती हैं, क्यूज इन्वर्टेड टी वेव्स। इन्वर्टेड टी वेव्स, ओके। अच्छा एरिथमियाज 4 आवर्स हैं, ठीक है, 4 to 24 आवर्स एरिथमियाज, ठीक है, 1 to 3 days। फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस है, 4 to 7 कार्डिक टेम्पोरार्ड है, मंथ्स में एन्यूरिज्म। हमें एरिथमियाज आया हुआ था कल मेडिसिन के पेपर में। अच्छा मोस्ट कॉमन कंजेनिटल और एसाइनेटिक डिसऑर्डर इज VSD, मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक इन एडल्ट्स, ए से एडल्ट्स, ए से ASD। आपके पास वो जो है अपना अल्जाइमर, उसमें क्या होता है? VSD और ASD, कौन से वाले में? डाउन सिंड्रोम के साथ। अच्छा मोस्ट कॉमन कंजेनिटल साइनोटिक दैट इज टॉफ, ठीक है, टॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाने से पहले टॉफ देख लो। VSD जो वो कहता है कि आपने प्रोग्नोसिस देखनी है, ठीक है, टॉफ वाले में, तो फिर किस तरह होगा? वो इससे है। मोस्ट कॉमनली या पैथोग्नोमिक फीचर उसका क्या होगा? दैट इज आपके पास
राइट पल्मोनरी वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और जब ओरिजिनेशन का पूछेगा इन्फेंटिबुलम से तो वो पल्मोनरी स्टेनोसिस। अच्छा, मोस्ट कंजेनिटल साइनोटिक एनोमली एट बर्थ इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर सेल्स, फीमेल है, हिली एरिया में पीडीए प्रीमेच्योरिटी के साथ प्रेजेंट करेगी डिलीवरी के साथ। अच्छा, साइनोटिक हार्ट डिजीज शंटिंग इज नेसेसरी टीजीए, तो मतलब अगर नहीं है तो सर्वाइवल नहीं होगा। प्रीलोड डिटरमिन्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं आता वो रट ले इसको, मुझे भूल जाता था तो खैर कॉन्सेप्ट्स नहीं थे तब। तो फ्री लोड इज बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड इज बाय मैप, मैप इज फॉर आपके पास बेरोसेप्टर, इसको जल्दी से वो कर लेते हैं, ठीक है। टीपीआर डिटरमिन्ड बाय डायस्टोलिक बीपी। ईसीजी पे आपके पास हाइपोक्लीमिया यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव्स, हाइपरक्लीमिया टॉल टेंटेड टी वेव्स है, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी इज अनेबल टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एसए नोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईसीजी चेंज कैन बी सीन इन फॉलोइंग कंडीशन, दैट इज स्लीप, sawtooth appearance, atrial flutter, ठीक है। P wave absent है, irregular RR है, that is atrial fibrillation. QRS complex shows ventricular depolarization. ST segment shows complete ventricular depolarization या plateau phase, ये ऐड कर लो ST के साथ plateau phase, ठीक है। Isoelectric line is PR segment, isoelectric period is ST segment। अच्छा जी, TP segment में relaxation of ventricles है, hypoglycemia important, QT interval ये अक्सर आया हुआ है। अच्छा, which specific finding of pericarditis PR depression है, ये मैंने देखा, इसका रेसलिंग के साथ ही आता है। P से pericarditis, P से P को आप R कर लो, ठीक है, और इसी P को उल्टा कर लो D, ठीक है। डिप्रेशन। अच्छा, टाइम टेकन बाय इम्पल्सेस, अब दो चीजें हैं, एक है ये आपके पास हार्ट है, एक अंदर से बाहर जाना है, दैट इज मायो से एंडो, मायो और पेरिकार्डियम, ठीक है। और फिर बाहर से अंदर आना है, ठीक है। मायो, मायो और एंडो से, जिसने अंदर से बाहर जाना है, तो अंदर से बाहर एंडो टू एपी इज, बच्चों ये देखो, ये जो बन रहा है ना अंदर से बाहर है, दैट इज एंडो से बाहर मायो, पेरीमीट्रियम तक, ठीक, पेरिकार्डियम तक। अब इसी ने वापस आना है, दैट इज बाय ये जो आपके पास क्यू टी है ना, ठीक है, क्यू और टी, ये पूरे का पूरा, ठीक है। तो आपके पास है एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, व्हाइल इंपल्सेस टू ट्रेवल फ्रॉम, अब बाहर से अंदर आ रही है, एपी टू एंडो, उसके अंदर वो ये भी डालेगा और साथ में टी वाला भी डालेगा, तो क्यू टी, ठीक है, इंटरवल। दूसरी भी नहीं आई तुम्हारे साथ आज, चलो जाओ। अच्छा, एब्सेंट पी वेव फेस मार्कर इन एवी नोड, ठीक है। ऑल्सो आर वेंट्रिकल मॉडरेटर बैंड, ये भी मॉडरेटर बैंड का कि अगर वो पेस में अगर पूछेगा कहाँ रखा हुआ है तो मॉडरेटर बैंड में। अच्छा, पी आर सेगमेंट ऑन ईसीजी कोइंसाइड्स विद ए वेव, ठीक है, ऑफ जेवीपी, लार्ज ए वेव ट्राइकस्प स्टेनोसिस, कैनन थर्ड डिग्री विद एंड एवी डिसोसिएशन, टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइपरट्रॉफिड ऑफ वेंट्रिकल्स, और लो वाला वो अभी ओल्ड एज बता दिया, ठीक है, दैट इज ओबेसिटी, ओल्ड एमआई, सीओपीडी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पी माइट्रल माइट्रल स्टेनोसिस। एंडोक्राइनोलॉजी के इमीडिएट एक्शन ऑफ इंसुलिन इज एंट्री ऑफ पोटेशियम इन द सेल्स, इंटरमीडिएट एक्शन ऑफ इंसुलिन हमेशा हमें भूल जाता था, प्रोटीन, तो इसको किस तरह याद रखें, कपल याद रख लो, केपीएल, ठीक है, केपीएल कपल, कपिल शर्मा भी है ना, चलो खैर, केपीएल, तो दैट इज पोटेशियम, प्रोटीन और लिपोजेनेसिस लेट। एक्शन ऑफ इंसुलिन एट सेलुलर लेवल इज एंट्री ऑफ ग्लूकोज, जब सेलुलर लेवल की बात करेगा तो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, एक्सरसाइजिंग इज ग्रेटर देन ब्रेन, ठीक है। और फिर वो ग्लूट 1 2 3 4 वो सारे भी करने हैं, ग्लूट 4 के साथ आ रहा होता है एमसीक्यू, स्केलेटल मसल्स का। अच्छा, एंटी कीटोटिक इज इंसुलिन, कीटोजेनिक इज ग्लूकागॉन, हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीजेस ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन और सिक्रीशन, सिक्रेटिन, सॉरी, अब सिक्रेटिन का आता है आपके पास इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। हाँ, और इसके अलावा आपके पास वो किसका था, वो है निमोनिक, हाइपोग्लाइसीमिया, ये एक्सरसाइज। ग्रोथ हार्मोन, अच्छा, ये नॉन ग्रोथ रेम हार्मोन स्लीप, है, नॉन रेम ओके, स्लीप। नॉन रेम, और सॉरी, नहीं 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 है, नॉन रेम इधर है, और फिर इसके बाद रेम स्लीप है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन का पूछा है, जो प्रेगनेंसी में अनचेंज है वो भी ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज इन, बल्कि नीचे आ गया, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, नॉन रेम, ठीक है। पोटेंशियल स्टिमुलस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, हाइपरक्लीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, अक्सर उसने ना नीचे दिया होता है हाइपरक्लीमिया, ठीक है, और सारा एमसीक्यू पूछ रहा होता है, सारा हाइपोनेट्रीमिया ये वो देकर एल्डोस्टेरॉन का पूछ रहा होता है, हाइपरक्लीमिया याद रखना है। पोटेंट स्टिमुलस और हाइपरक्लीमिया से रिलेटेड एस इनहिबिटर्स एंड डाइजॉक्सिन खुद हाइपरक्लीमिया करते हैं, और बर्न और डिहाइड्रेशन, इन सब में हाइपरक्लीमिया हो रहा होता है। और क्या होता है हाइपरक्लीमिया, मुझे याद नहीं आ रहा।
अच्छा, पोटेंट स्टिमुलस फॉर रेनिन रिलीज इज हाइपरपर्फ्यूरिन, और आपके पास इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, और फिर आपके पास इंक्रीज स्ट्रेच। अगले दिन उसने कहा कि कौन सी चीज इनहिबिट करेगी, तो हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया के साथ उसने क्वेश्चन दिया हुआ था। पोटेंट स्टिमुलस फॉर एडीएच इज नोजिया इज ग्रेटर देन इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। वो दो चीजें कहता है, एक कहता है आपके पास ऑस्मोलैरिटी कौन रेगुलेट कर रहा है, एक कह रहा है वॉल्यूम। ऑस्मोलैरिटी इज बाय एडीएच एंड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज बाय एल्डोस्टेरॉन। बाकी सबको पता है कि कैसे एक्ट कर रहा है। CCT is greater than DCT is greater than CD, ये किसका निमोनिक है, ये किसका सीक्वेंस है? एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। CCT, BCT और CD। इसके ऑपोजिट है आपके पास ला भला ADH। करेगा। हाँ, एडीएच। अब आपने इधर से क्या करना है, किडनी से बहुत इंपॉर्टेंट वो सारे सिंड्रोम्स, लिडल्स और वो, ठीक है, पैनकनी, ये वो डायूरेटिक्स का इफेक्ट, हाइपो क्या कर रहा है, ठीक है, ये सारा। काउंटर करंट किधर है, वाजा रेक्टा क्या है, ठीक है, मेडलरी कॉर्टेक्स क्या है, उसके अंदर जेजी ऑपरेटर्स और वो सारी चीजें जितनी भी हैं, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल्स, उसके प्रेशर्स कल मैंने आपको कहे थे, स्टार्लिंग फोर्स वाले वो, और साथ में आपके पास बफर सिस्टम, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनाइन गैप, और साथ में आपके पास एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, हार्मोन रेगुलेशन, बेरो रिसेप्टर्स, बीपी रेगुलेशन, और हाँ, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी। चलो, अच्छा, पोटेंशियल स्टिमुलस फॉर एडीएच ये हो गया। रेनिन इज इनहिबिटेड बाय इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2, ये जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, रास सिस्टम है, वो फिर आगे एएनपी को करेगा, एस्केप मैकेनिज्म है, ठीक है, और इंटरक्लेटेड सेल्स पे कौन सा, प्रिंसिपल सेल्स पे कौन सा, थर्ड सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2। अब वो कहते हैं कि बड़ी जल्दी वाला एक्शन क्या है, दैट इज व्हाट वेजोकंस्ट्रिक्शन किसका फौरन है भाई, एक्शन एंजियोटेंसिन 2 का फौरन वाला है वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगर थर्स्ट दिया हो और वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो पहले आपने वेजो कंस्ट्रिक्शन को, क्योंकि रैपिड उसका ये है, ठीक है, हाँ, थर्स्ट एलिविएटेड बाय दैट इज एंजियोटेंसिन 2, अगर माइल्डली एलिविएटेड है तो एडीएच आएगा। अच्छा चलो, रेनिन इंक्रीज बाय हाइपोक्लीमिया एंड डिक्रीज बाय हाइपरक्लीमिया, ये आया हुआ था इनहिबिटेड बाय, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात मैंने भी बता दी। कॉर्टिसोल मेन फंक्शन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकागॉन मेन फंक्शन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और इंसुलिन में ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। कॉर्टिसोल इंक्रीज न्यूट्रोफिल एंड डिक्रीज लिम्फोसाइट, तो इसका एक निमोनिक है डीएनए, तो डिक्रीज न्यूट्रोफिल इन एडिशंस एंड इंक्रीज लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, व्हाइल इट इज ऑपोजिट फॉर आपके पास कॉर्टिसोल की कोई भी कंडीशन हो, सेकेंडरी डायबिटीज ड्यू टू अपना ये कॉर्टिसोल वगैरह, या कुशिंग, या आपके पास एसीटीएच का किसी का भी कुछ हो, जिससे कॉर्टिसोल और ग्लूकोज वगैरह का आ रहा हो, तो इम्यूनिटी कम, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा, लिम्फोसाइट्स कम, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कम, और डिक्रीज, सॉरी, न्यूट्रोफिल ज़्यादा, लिम्फोसाइट्स और एओसिनोफिल्स कम, ठीक है। एसीटीएच इफेक्टिवली कंट्रोल कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंड्रोजेंस, ठीक है, तो ज़्यादा इसका कॉर्टिसोल और फिर एंड्रोजन, क्योंकि पहले पाथवे इधर कन्वर्ट करेगा, फिर ये पाथवे उधर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक एमसीक्यू आता है आप लोगों के पास, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, तो वो बेसिकली पाथ क्या है कि प्रेग्निनोलोन है आपके पास, दैट विल कन्वर्ट इनटू आपके पास ये एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, ग्लोमेरुलोजा में, फेसिकुलोजा में इनटू कॉर्टिसोल, और फिर रेटिकुलरिस में एंड्रोजेंस पे। अब ये 21 OH की प्रेजेंस में है, और ये 17 OH की अगर 17 OH ज्यादा हो जाए और 21 कम हो जाए, तो ये वाला आपके पास नहीं होगा, पाथ पाथ सारा कन्वर्ट कर जाएगा यहाँ पे, दैट इज एंड्रोजेंस। इधर आपके पास DHEA, ठीक है, दैट विल कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरॉन, वो फिर आगे एस्ट्रायोल के अंदर, ठीक है, ये 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, और ये फिर आपके पास एस्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि इसके एक्सेस की वजह से फीमेल होती है नॉर्मली 46XX फिनोटिपिकली, बट जीरो हर्मेफ्रोडाइट, मतलब है वो फीमेल, यूट्रस भी है, साइक्लिक चेंजेस भी हैं उसके अंदर, बट एक्सटर्नल जेनिटोलिया की ओवर डेवलपमेंट की वजह से जो क्लेटोरिस है दैट विल रिजेंबल पीनस, ठीक है, और जो लेबियल स्वेलिंग है दैट विल रिजेंबल स्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। तो ये था कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। चलो, इसके बाद है बच्चों आपके पास, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए इधर जल्दी जल्दी बता दिया, और एंजाइम्स भी बता दिए, और सारे एमसीक्यूज भी इसके बता दिए मैंने, सिर्फ एक रह गया एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, आगे आता है तो कराती हूँ।
आगे आपके पास एक्सेस एक्सरसाइज कॉजेज हाइपरक्लीमिया, अभी मैंने बताया डिहाइड्रेशन और बर्न के साथ भी आता है। अर्ली प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम सेंसिटिव टू, अर्ली में इसलिए क्योंकि मिसकैरेजेस के चांसेस हैं। प्रोजेस्टेरॉन, वो कहते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 8 वीक्स, वही कॉर्पस ल्यूटियम उसको सपोर्ट कर रहा होता है बाय प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट। बट अगर कहेगा प्रेगनेंसी को सपोर्टिंग करने वाला कौन सा रिलीज कर रहा है, ऊपर आपके पास ये तीनों एमसी भी हों और प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन उठाने। लेट प्रेगनेंसी में एंड्रोमेट्रियम सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये होगा तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाएंगी, इसलिए इससे सेंसिटाइज है। और जो आपकी बर्थ प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा दैट वुड बी फीटल कॉर्टिसोल और फिर ऑक्सीटोसिन। अब वो कहते हैं आप ऑक्सीटोसिन दिए जा रहे हो मगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, तो बेसिकली उसके रिसेप्टर्स जो से हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करे। तीसरी चीज कहते हैं ऑक्सीटोसिन का कि आपको ये एडिमा कॉजिंग कौन सा है, दैट इज उसमें एडीएच भी दिया होगा, ऑक्सीटोसिन भी दिया होगा, ऑक्सीटोसिन को चूज करना है। ऑक्सीटोसिन आपके पास 5% और 20 इंटरनेशनल यूनिट कॉजेज द एडिमा, इसका है आपके पास मैकेनिज्म बाय IP3, ठीक है। और IP3 वाला मैकेनिज्म है। फॉस्फो कौन सा भाई एंजाइम होता है, जल्दी बताओ कोई, मुझे नहीं आ रहा। फॉस्फोकाइनेजेस होते हैं कि कौन से होते हैं, और कैल्शियम के साथ एसोसिएशन होता है, चलो खैर। और ये कौन से न्यूक्लियाई से, फॉस्फोलाइपेजेस मेरे ख्याल से होता नहीं नहीं लाइपेजेस नहीं काइनेजेस कुछ है, लाइपेज तो और हो जाएगा ना। अच्छा देख लेना। अच्छा, और ऊपर हाइपोथैलेमस से ये रिलीज हो रहे होते हैं, स्टोर हो रहे होते हैं आपके पास नर्व एंडिंग्स पे, और सॉरी फॉर्म हो रहे होते हैं हाइपोथैलेमस में, रिलीज हो रहे होते हैं नर्व एंडिंग, स्टोर हो रहे होते हैं नर्व एंडिंग में, और रिलीज हो रहे होते हैं एक्शन के लिए एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और इधर कौन से उसके होंगे न्यूक्लियर, दैट वुड बी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। आज क्या हो गया बच्चों, सिर्फ सुनी ही जा रहे हो। क्या चीज में, वो इसलिए कि मैं वो टाइम कम लगे ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है, नहीं नहीं। अच्छा, चैट बॉक्स में ना जरा रिप्लाई कर दो, क्योंकि अब मुझे भाई इतनी भी मेमोरी मेरी नहीं है कि मैं पूरी बुक अपने अंदर थमा क्या लूं पूछ रही है संभाल लूं। मैम, आप बोले, आप बोले जवाब देंगे इंशाल्लाह ओके ठीक अगर है। है तो। ओके, ड्यूरिंग अच्छा इन प्रेगनेंसी डॉक्टर मेमूना ने जवाब दे दिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज ग्रेटर देन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन इज ग्रेटर देन, फिर आपके पास प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया ड्यू टू डिक्रीज GnRH। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, FSH को कम करता है, LH को कम करता है, तो सर्ज नहीं आता, फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होते, फॉलिकल का साइज नहीं ज्यादा होता, और फिर आपके पास लैक्टेशन इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन। हाँ, मतलब वो फिर फॉलिकल इनहिबिट हो जाता है, और फिर आपके पास फॉलिकल की वो नहीं होती, ओवुलेशन नहीं होती, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, मैम इसमें ठीक है। हमने पहले प्रोलेक्टिन को करना है ना, प्रोलेक्टिन इज ग्रेटर देन डिक्रीज GnRH, हाँ जी, लैक्टेशन है प्रोलैक्टिन, मैम। नहीं, जी जी पहले जी जी। डिक्रीज को नेरेटोपेन आएगा। नहीं डॉक्टर मेमूना, ये डॉक्टर आपको उन्होंने सीक्वेंस कराया है, मैम डॉक्टर ये अरुण ने। मैंने कहीं पास्ट पेपर्स में भी शायद पढ़ा था कि ड्यूरिंग लैक्टेशन जो एमेनोरिया ड्यू टू डिक्रीज को नेरेटोपेन रिलीजिंग हार्मोन पहले आएगा, बाद में ही आएगा प्रोलेक्टिन का। अच्छा देखो डॉक्टर मेमूना, होता ये मैम। है कि जो मैम हमारे GnRH से पहले तो वो स्टार्ट होता है ना, वो तो उसके बाय प्रोडक्ट है आगे, पहले GnRH ही होगा। अच्छा, लेकिन मेरा जो मैकेनिज्म मुझे पता है, प्रोलैक्टिन जो आ रहा होता है एक्चुअली आपके पास, ये बेसिकली इसको इनहिबिट कर रहा होता है। मैम प्रोलेक्टिन का तो वो इसी तरह ही है ना कि बस वो उसने मतलब कि इसको डिक्रीज करवाना है, लेकिन वैसे जो इसके लेवल्स हैं वो उसने रिलेट किया हुआ था उसके साथ एस्ट्रोजन के फीडबैक के साथ, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं भी नहीं, नहीं वो है। बिल्कुल ठीक है। देखो अगर फीडबैक की बात करोगे तो वो होगा, नॉर्मली यही होगा कि अगर आपके पास एक पेशेंट है और उसके अंदर नहीं हो रहा ओवुलेशन, तो GnRH कम है, FSH LH कम है, ठीक है। मगर जब एक लैक्टेटिंग मदर है, जैसे ही वो लैक्टेशन छोड़ देती है करना, मतलब फीड कराना, साथ ही उसके GnRH भी एक्टिव हो जाते हैं, उसके FSH LH भी हो जाते हैं, तो उसको तो इनहिबिट प्रोलैक्टिन कर रहा होता है ना। खैर देख लो आप लोग, अगर वो कह रहे हो तो ये मैंने तो मैम जब किया पहले था तो हमें ये प्रेगनेंसी में पहले प्रोलैक्टिन फिर GnRH है। मुझे तो यही कराया था, आप लोग देख लो अगर आप लोगों ने नहीं किधर। ठीक है डॉक्टर नम्रा, वो मैंने दोबारा चेक किया है उसमें इसमें डबल ए के नोट्स में ना उसने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन ए मेनोरिया इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन ग्रेटर देन डिक्रीज कोनेरेटोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाँ चलो दैट्स गुड भाई, कंफर्म भी हो गया। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन इज बाय पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन, ठीक है, AEIOU, ठीक है। तो वॉवल्स है, ई से इजेक्शन, ओ से ऑक्सीटोसिन। सेम है आपके पास इरेक्शन और इजेकुलेशन, इरेक्शन, इरेक्शन का R, ठीक है, दैट रिजेंबल्स P, तो पैरासिम्पैथेटिक, और इजेक्शन का J, दैट इज सिंपैथेटिक, ठीक है।
अच्छा चलो, प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट एट्रोफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट एट्रोफी इनमें ग्लैंडुलर कंपोनेंट कम होते हैं और स्ट्रोमल ज्यादा होते हैं। डिक्रीज एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये फिर आपके पास उसके बाद एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन ही होगा। इन पोस्ट मेनोपॉजल, अब ये आपके पास प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल में कोई सीक्वेंस नहीं, उसमें डायरेक्ट डिक्रीज एस्ट्रोजन है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में एस्ट्रोजन वैसे भी कम हो रहे थे, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट एट्रोफी डिक्रीज एस्ट्रोजन। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, प्री स्कूल बच्चों में टेस्टोस्टेरॉन कम होते हैं। पोटेंसी के लिहाज से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज से कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरॉन से डीएचटी में, तो दैट इज मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरॉन। अक्सर ये जो आपके वो है ना भाई, वो जो जाते हैं जिम शिम में, वो भी ये इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन एक्सोजेनस सोर्स से बनता है, बॉडी बनाती नहीं है, तो ऐसों में इनफर्टिलिटी और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। एकदम ड्रॉप ड्रास्टिकली करते हैं इनके टेस्टोस्टेरॉन्स, इनके स्पर्म्स काउंट एंड ऑल दैट। अच्छा, पोटेंसी में एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन, तो एस्ट्रायोल, बाकी वही वाली कहानी कि जब आप 3 होते हो, ठीक है, जब आप 2 होते हो, जब 1 होते हो, 1 इज लाइक मैरिड नहीं हो, अनमैरिड में एस्ट्राडायोल दैट इज जब आप मैरिड होते हो, ठीक है, ड्यूरिंग वो जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ, और जब रिप्रोडक्शन होती है तो वो वाली में आपके पास एस्ट्रायोल। मुझे बताओ डाउन के साथ कौन सा बच्चों? ट्रायोल। ट्रायोल। चलो, इंक्रीज एस्ट्रायोल इंडिकेट्स फीटल वेलबींग, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में थिन एंड वाइट ट्रेबेक्युलाई, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, ठीक है, ये क्या करता है आपके पास कोलेजन की सिंथेसिस को भी हिंडर करता है। ऑस्टियोक्लास्ट इन हाउस शेप लेक्यूने, कल हमने किया। ऑस्टियोसाइट्स किस में होते हैं? इन लैमेलास, ठीक है, सर्कुलर जोन साथ है। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट बोन मेकिंग सेल्स हैं, प्रोड्यूस एएलपी है, लेट बोन मैट्रिक्स है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन है, ऑस्टियोसाइट्स मेंटेन बोन मैट्रिक्स एंड इंटीग्रिटी। मुझे बताओ इनमें से किसका आपके पास जर्म सेल, मतलब जो एक जर्म लाइन है, कौन सी होगी? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, किसकी वेरिएबल है बताओ? क्लास ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास कौन से ओरिजिनेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट? हेमेटोपोइटिक। दूसरे दो? माइलॉइड लीनेज। मेसेनकाइमल। मेसेनकाइमल, माइलॉइड, जो भी है। चलो आगे, आपके पास डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज डन बाय पैराथायराइड हार्मोन, बोन रीमिनरलाइजेशन, विटामिन डी, रीमॉडलिंग इज सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, डीमिनरलाइजेशन है आपके पास डीपीटी, पैराथायराइड, डीपीटी एंड डॉक्टर फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो रीमिनरलाइजेशन और रीमॉडलिंग आरडीसी, अब क्या करें इसको जिस तरह भी, ठीक है। तो रीमिनरलाइजेशन आरएमपी, ठीक है, आरएमपी हम रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, ठीक है, मेडिकल। रीमिनरलाइजेशन इज बाय डी, आरएमपी आरएमडी, ठीक है, और रीमॉडलिंग इज बाय सी। इसके बाद है पैराथायराइड डायरेक्टली रेगुलेट्स, ये एमसीक्यू आता है, विटामिन डी, ठीक है। इनडायरेक्टली रेगुलेट, ये भी एमसीक्यू आता है, फ्रॉम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, ठीक है, बाय विटामिन डी। ऑस्टियोन हैज कंसेंट्रिक लैमिना, मुझे बताओ ऑस्टियोन की डेफिनेशन क्या है? अनकैल्सिफाइड कैल्सिफाइड बोन, जल्दी। अनकैल्सिफाइड। अच्छा, और इनके सेंटर में, ऑस्टियोन के सेंटर में क्या होते हैं? हैवर्जन या वो वॉल्कमैन? एवर्शन। सेंटर में हवर्जन होते हैं और साइडों में जो इन दो हवर्जन को मिलाते हैं ना, वो वॉल्कमैन। सेंटर में हैवर्जन है। दिस इज लेट्स सपोज जो मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है। अब इन दोनों को आपस में, ये एक और आपके पास है वॉल्कमैन जो हाँ ठीक है, मिलाता है वो वॉल्कमैन हाँ, है। ये आपके पास है वॉल्कमैन और ये हैवर्जन सिस्टम है। और ये मेडुला टू कॉर्टेक्स जो मिला रहे ऑब्लिकली वर्टिकली, दैट इज आपके पास ये वॉल्कमैन। और जो ये कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, और जो ट्रिपेकुलर पड़ी हुई है बोन, दैट इज स्पॉन्जी बोन, ठीक है, ये सब एमसीक्यूज आते हैं। और ये किस तरह पड़ी हुई है वॉल्कमैन के नाल, दैट आर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग लॉन्ग जो भी है एक्सिस ऑफ द बोन, ठीक है। ये एमसीक्यू सारे न्यू में आए हुए हैं आपके। Patient has cast applied now, decreased muscle mass is due to disuse, atrophy, decreased number of actin myosin, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोजन फंक्शन ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन है, प्रोजेस्टेरॉन का था मिसाल मेंटेन एंडोमेट्रियल थिकनेस है, सिक्रेटरी फेज में होते मैम हैं। और
जी। इसी के साथ एक चीज मुझे एक और याद आई, शायद कार्टिलेज में थी, कि जो कोलेजन है वो रेटिकुलर लेयर में पड़े होते हैं, इस तरह कुछ है ना। वो एक चीज थी, वो मेरे वो दिमाग था में कि है। कोलेजन स्किन में किस तरह रेटिकुलर लेयर में पड़े होते हैं, कोलेजन का था स्किन में। वो दो एक थे ना कि कंफ्यूजिंग वाले थे हाँ रेटिकुलर से। बिल्कुल थे, उसका एक निमोनिक भी एक दिया था मैंने। स्ट्राइएशन था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या लीनियर थे, स्ट्राइशंस थे, बिल्कुल थे, लेकिन मैडम अभी जो मुझे याद। वर्टिकल थे वो मेरे ख्याल हम्म। से रेटिकुलर लेयर में थे, जो लेमिनर थे वो कोलेजन में इस तरह के थे। वीआरसीएल का निमोनिक था। चलो देख लेना, उसको शेयर कर देना, ठीक है। अब मैं इसके लिए पूरा वो खोल नहीं सकती हूँ। चलो आगे, या कोई एक बुक खोल के देख ले, एल्वुलाई और डक्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपके पास प्रेगनेंसी है और रेस्पिरेशन के साथ है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, हीट प्रोडक्शन के साथ प्रोजेस्टेरॉन। फिर वो कहता है कि जो रेस्पिरेशन के साथ एक एमसीक्यू देता है प्रोप्रियोसेप्शन का। अगले दिन हमने एक टर्म यूज की थी, दैट वाज जस्ट लाइक प्रोप्रियोसेप्शन, बट उसमें उसकी वो कह रहा था कि इंटेंसिटी और जैसे थिकनेस और डेप्थ कहते हैं ना, उस तरह करके कि आपने ऑब्जेक्ट का वो डिटरमिन करना है। तो अभी मुझे टर्म नहीं याद आ रही, कल भी याद नहीं आ रहा था। प्रोप्रियोसेप्शन जैसा वो एक टर्म है, वो देखना डीसीएमएल का फीचर है। न्यू एमसीक्यू था ये, न्यू पूल से। अच्छा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू, तो सेंट्रल में आपके पास है सीएसएफ, पीएच मतलब एसिडिक पीएच, फिर आपके पास होगा ग्रेटर देन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आपके पास होगा हाइपोक्सिया। पेरिफेरल डिक्रीज का ऑक्सीजन एंड आर्टीरियल पीएच, ठीक है। अब सेंट्रल में आपके पास सेंट्रल में कौन से होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट है रेस्पिरेशन में। ये तो मुझे जल्दी जल्दी कौन करा रहे सेंटर्स, चला मेड्यूलर पॉन्स वाले। जी बच्चों, उपला और डाइव कौन करा रहे हैं? अपर पॉन्ड निमोटेक्टिक और लोअर में एपनियोस्टिक। फिर डाइव था, डी से था डोर्सल वेंट्रल। अगले दिन उसने डाइव का दिया हुआ है कि डोर्सल में इंस्पायरेटरी, ये इंस्पायरेशन से आपका स्टिमुलेट होता है, और ये एक्सपायरेशन से मतलब नॉर्मली वो कहता है कि नहीं हो रहा, मगर जब आप इंस्पायर करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके साथ आपको वो निमोटेक्टिक और रेट रेट साथ में मेंशन था, ठीक है। डोर्सल ग्रुप का मेंशन किया हुआ है उसने एमसीक्यू में कि इंस्पायरेशन कर रहे हैं, और रेट जो कर रहे हैं दैट इज आपके पास निमोटेक्टिक सेंटर, ठीक है। फिर वी एक्सरसाइज के साथ दिया हुआ है उसने, और कहते हैं आप कौन सा, तो वेंट्रल ग्रुप जो सा रेस्पिरेटरी सेंटर। फिर निमोटेक्टिक सेंटर रेट और डेप्थ, और एपनियोस्टिक एपनियोसिस के साथ, ठीक है, एपनिया के साथ। ये सारे एमसीक्यूज थे आपके पास। उसके अलावा एक वेगस नर्व होती है, एक टेंथ टेंथ नर्व होती है, और कौन सी नर्व होती है, एफरेंट और ईफरेंट। मैम यही दोनों होती हैं। हाँ, लेकिन किस तरह है, मतलब ये कहाँ कहाँ से लेके जा रही होती हैं? मैम जो इनपुट होता है वो 9 to 10 से होता है, और जो आउटपुट होता है वो फ्रेनिक नर्व से होता है। नहीं डॉक्टर जिससे साहब, वो ठीक है, डॉर्सल मतलब अयोर्टिक और कैरोटिड है ना, उनसे कौन कौन सी लेके जा रही है? अयोर्टिक इज विद टेंथ, कैरोटिड के साथ फिर 9 होगी। ये एमसीक्यू आया था मुझे मेरे एग्जाम में, उसने ये वाली पूछी थी, या ये वाली अभी याद नहीं है, ठीक है, बट ये भी पूछता है कि कौन सी किसके साथ है। अच्छा चलो खैर, ये हो गया। फिर जे रिसेप्टर्स हैं आपके पास, और स्ट्रेच है, और एक आपके पास इरिटेंट है। इरिटेंट तो आपके पास आ जाएगा ना जब भी वो कोई फॉरेन बॉडी ये वो के साथ कॉफ कॉफ के साथ, ठीक है। जे आता है आपके पास हार्ट कंडीशन, हार्ट फेलियर वगैरह के साथ, ठीक है। स्ट्रेच जोन्स है वो फिर आपके पास ये निमोटेक्टिक है कि वो ओवर इन्फ्लेशन और ये वो को प्रिवेंट कौन करेगा, दैट इज निमोटेक्टिक। अच्छा चलो, ये सारा मैंने आप लोगों को करा दिया। अब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हो गए, इंक्रीज ए ग्रेडियंट सीन इन फाइब्रोसिस, वीक्यू डिफेक्ट राइट टू लेफ्ट शंट, ए ग्रेडियंट नॉर्मल वैल्यू 0 to 10, डबल ए रेशियो नॉर्मल इज 0.8। अच्छा, अगले दिन ये एमसीक्यू भी आया हुआ था कि कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, वीक्यू इज लेस देन नॉर्मल, कॉल्ड शंटिंग। शंटिंग को याद रखना ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अप्रोचेस मिक्स वीनस, तो मिक्स वीनस भी इसी के साथ है, ठीक है। अब आप लोगों को ये नहीं याद रहता तो मोसी रिसेप्टर्स हैं आपके पास, मोसी फाइबर्स हैं सेरिबेलम में, एम से मिक्स्ड वीनस ब्लड, ठीक है,
ओ से आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन और एस से शंटिंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास है इंक्रीज्ड डबल ए, ठीक है। वो क्लाइंब करते हैं तो डबल ए भी ज्यादा हो जाएगा आपके पास, और वी क्यू आपके पास नीचे आ जाएगी, ठीक है, ए वी क्यू। अच्छा चलो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वी क्यू इज इन्फिनिट कॉल्ड डेड स्पेस, कंपोजिशन ऑफ एल्वुलर अप्रोचेस इंस्पायर्ड एयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मिक्स्ड वेनस ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरीज में एट हाई एल्टीट्यूड। अब वो कहते हैं चेंजेस क्या होंगे, अब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन टेंशन का एमसीक्यू देता है, दैट इज इफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, सर्वाइवल ड्यू टू इंक्रीज एचबी कंसंट्रेशन, इसलिए हाई एल्टीट्यूड वालों की एचबी ज्यादा होती है, एचबी की कैरिंग कैपेसिटी है 1.3 समथिंग, ठीक है। और इसके अलावा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो कैरी करता है एट अ टाइम। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है बच्चों पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन है ड्यू टू हाइपोक्सिया। आगे आपके पास आता है एचबी ऑक्सीजन कर्व शिफ्ट टू राइट, और साथ में इंक्रीज टू 3 डीपीजी, जितनी भी चीजें ज्यादा कर रही हैं दैट विल शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू राइट। इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा जरूरी है पीएच, 2 3 डीपीजी, टेम्परेचर, और हाँ ये सारी चीजें। और लेफ्ट को कौन कर रहा है बच्चों, डिक्रीज। एचबीएफ और कार्बन मोनोऑक्साइड, मुझे बताओ अब इन ये दो चीजें दी हो, लेफ्ट शिफ्ट दिया हो, तो कौन सा करेगा इफेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड। एचबीएफ HPF। मुझे क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड लग रहा है। दोनों ही होती है मैम क्या मैम पूछ रहे इसमें। हैं आपने? नहीं इसमें भी दोनों एक सीक्वेंस जो मैम जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है ना शिफ्ट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से है। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 200 टाइम मोर एफिनिटी देन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा जी चलो जी खैर, अब मुझे बताओ हाइपरथायराइडिज्म आ गया, टेम्परेचर ज्यादा आ गया, ये किस में आएगा। राइट शिफ्ट। राइट। व्हाट राइट। इज हेल्डेन एंड व्हाट इज बोहर, बोहर कौन सा राइट, हेल्डेन का एल लेफ्ट, ठीक है। ये सारा भी आपका हो गया। अच्छा चलो, एक्सरसाइज इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजप्शन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। व्हाट इज द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग टायर्डनेस आफ्टर एक्सरसाइज एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट रेट बढ़ता है और आफ्टर एक्सरसाइज इंक्रीज लैक्टिक एसिड। अच्छा मुझे बताओ, एक्सरसाइज में एक एथलीट है प्रोफेशनल, उसका क्या होगा। हार्ट रेट कम और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा। स्ट्रोक वॉल्यूम इज ग्रेटर देन कार्डियक आउटपुट। जी, इसके बाद मुझे बताओ ग्लूकागॉन पे क्या होगा और अपना इंसुलिन पे क्या होगा। ग्लूकागॉन डिक्रीज ज्यादा, इंसुलिन कम, हार्ट रेट लेस देन इन 60, ठीक है। अच्छा चलो, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद एसीटीएच, इधर था एस एल ई, ठीक है। एस से SIADH स्मोकिंग, एल से लैम्बर्ट इटन, ई से आपका एक्टोपिक ACTH, ठीक है। और पुअर प्रोग्नोसिस। स्क्वेमस सेल इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, हाइपरकैल्सीमिया, ये कल आया हुआ था MCQ, याद है बच्चों। यस। यस मैम। पैराडिन पर्ल्स, इंट्रासेलुलर ब्रिजेस, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट अकर बाय बैंड 3, ये MCQ आया हुआ था बैंड 3। और बेसिकली होता ये है कि जब आपके पास इधर बाइकार्ब और उसका डायरेक्ट नहीं होता, हाइड्रोजन कंबाइन करता है और वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइकार्बोनेट और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लोराइड और बाइकार्ब के चैनल्स है। इधर आपके पास जो होता है बैंड 3 होता है, ठीक है। और साथ में अंदर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वीनस ब्लड हैव मोर बाइकार्ब एंड पीसीवी, ठीक है। पीसीवी इज ग्रेटर देन बाइकार्ब, ये सीक्वेंस याद रखना है। आरबीसी वीनस ब्लड पीसीबी हैव क्या है मोर मैम? पैक्ड सेल वॉल्यूम। अच्छा जी, आपके पास है आरबीसी वॉल्यूम ब्लड हैव मोर क्लोराइड आयंस, ठीक है। एक आपको एक्शन पोटेंशियल के साथ क्लोराइड भी दे रहा होता है, वो क्या होता है बच्चों। कि hyperpolarization is caused by influx of chloride ions. हाइपर, Polarization is caused by influx of chloride ions. अच्छा मुझे मैम बताओ सोडियम इस पोटेशियम। MCQs में ना इन्होंने पोटेशियम का भी दिया होता है, लेकिन उन्होंने इन्फ्लक्स लिखा होता है। जी जी, पोटेशियम के साथ, ठीक हो गया। जी। अच्छा, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये काउंटर है या को है। को है को। को Co-transporter. ट्रांसमीटर। अच्छा, और क्या था क्लोराइड से रिलेटेड, हाइपरक्लोरियमिक, हाँ वो एनाइन गैप वाला भी आता है ना एक, ठीक है। हाँ वो किसके साथ आता है। एसिटाजोलामाइड वो हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है विद नॉर्मल एनायन गैप। चलें ठीक है, ये सारे MCQs क्लोराइड के थे। और नॉर्मल वैल्यू कितना होता है क्लोराइड का।
80 to 110 देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, वो शायद 116 की वैल्यू देते हैं। एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोक्सिया इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन, और एरिथ्रोपोइसिस खुद क्या कराएगा, एरिथ्रोपोइटिन पोइटिन रिलीज हाँ करेगा। जी का, ठीक है। अच्छा, थियोफाइलिन का बच्चों में क्या होता है, वो अक्सर देता है ना कि बच्चों के अंदर डिले